स्वागत है बच्चों आप सभी का एलिमेंट एड्यूटेक की इस आज की लाइव क्लास में। इसमें आज बच्चों जेई मेन के एग्जाम के लिए आप पॉलीमर्स के सिंगल शॉट में पीवाईक्यूज जो है देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ पीवाईक्यूज जो है लेकर के आपके लिए आए हैं जो कि जेई मेंस में आ चुके हैं एग्जामिनेशंस में, और ईयर बाय ईयर जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल 25 क्वेश्चंस आपके लिए बच्चा लेके हम आए हैं, ताकि इन 25 क्वेश्चंस में से जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉलीमर्स चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन जेई मेंस में पूछता है। और अगर कोई बच्चा नीट के लिए भी अगर इसको देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस हैं ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं उतने ही। तो फिर यहाँ पर जो है आपको फिर से एक बार मैं बता दूं कि आप हैं एलिमेंट एड्यूटेक चैनल के साथ में, जो कि कराता है आईआईटी पीएमटी के लिए तैयारी और साथ साथ में बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए भी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं लगता बच्चों, किसी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज है नहीं, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और इसके साथ साथ में आपको चैनल को अगर पसंद आता है तो शेयर करना बेटा, लाइक जरूर करिएगा। और बिना कुछ वक्त बर्बाद किए फटाफट जो है हम शुरुआत करते हैं और आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू करते हैं। तो आप देखते जाइएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ जो पॉलीमर के जो क्वेश्चन है उसके अलावा मैंने टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन की ये पीडीएफ एकदम तैयार की थी। लेकिन उन 75 क्वेश्चन में टोटल 75 क्वेश्चन किस चीज के, तो बताना चाहेंगे आपको हम कि यहाँ पर जो 75 क्वेश्चन टोटल हैं, इन 75 क्वेश्चन से बच्चा अगर देखेंगे अगर आप, तो ये 75 क्वेश्चन से जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पॉलीमर्स चैप्टर है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो एलिमेंट एड्यूटेक आपके लिए लेके आया है, ठीक है, पीवाईक्यूज पॉलीमर्स के, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के, कुल मिलाकर टोटल 75 क्वेश्चन है, 75। लेकिन अभी आज हमने इस क्लास में शेड्यूल किया था केवल पॉलीमर के क्वेश्चंस कराने के लिए। तो यहाँ 25 क्वेश्चन पॉलीमर के, जरा सा आप देख लीजिए किस तरीके के आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत कठिन क्वेश्चन होते नहीं है जेई मेन में, लेकिन एक क्वेश्चन श्योर आपको जेई मेंस के एग्जाम में जरूर मिलेगा पॉलीमर्स का। तो इसलिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में देखिए कितने जो है क्वेश्चन आ रहे थे, किस तरीके के आ रहे थे। हालांकि फिर मैं नेक्स्ट डे जो क्लास रखूंगा उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और उसके बाद जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये कल के दिन में बाकी के दोनों भी जो है 25-25 क्वेश्चन हम कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमने जो ये पीडीएफ जनरेट की थी, जो बनाई है, ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज जो कि पीवाईक्यूज है टोटली, तो इनमें से केवल हम पॉलीमर का अभी पोर्शन जो है बच्चा करेंगे। तो पॉलीमर हमारा जो शुरू हो रहा है वो यहां से हो रहा है क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं बच्चा। और चूंकि ये जैसे आप क्वेश्चन पेपर आपका एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिलता है कि 2 पार्ट में होता है, ठीक है, दोनों साइड में क्वेश्चन होते हैं, एक पेज पे, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से चलेंगे लेकर के, और ये सभी पीवाईक्यूज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 26 ये बच्चों के सामने है। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस के एग्जामिनेशन में आ चुका है। यहां देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चा बहुत ध्यान से देखिएगा से बच्चे, जो भी बच्चे हमारे साथ हैं। इफ अ पॉलीथीन सैंपल कंटेन्स 2 monodispersed fractions in the ratio 2:3 with degree of polymerization 100 and 200 respectively, then its weight average molecular will be। ये क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आपने किया है दैट इज ओके, नहीं किया है तो आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको हम दिखाते हैं कैसे आखिरकार इस क्वेश्चन को किया जाएगा। एक पॉलीथीन का सैंपल है, ठीक है, और उसमें जो है 2 मोनोडिस्पर्स फ्रैक्शन है, और जो मोनोडिस्पर्स फ्रैक्शन है उसका रेशियो 2:3 है, यानी कि इसको बोलते हैं N1 रेशियो N2। N1 और N2 का जो रेशियो है 2:3 है। इसने कहा कि जो डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन या डीपी जिसको बोलते हैं, डीपी इज 100 and 200, ठीक है, यानी कि पहले वाला जो यहाँ पे 2 मोनोडिस्पर्स फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो N1 के लिए जो आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो N1 के लिए 100 है, और N2 के लिए जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो कितना बच्चा 200 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। यहां बच्चे सभी देखेंगे आखिरकार इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन जो दिया हुआ था वहां पर बच्चा, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, फॉर N1/N2 जो कि कितना था 2:3 है, 2:3 था डेफिनेटली। अब यहां पर क्या दिया गया है, जो डीपी है ऑफ
फर्स्ट पॉलीमर, जो पहला पॉलीमर है उसकी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है दैट इज कितना दिया हुआ था बच्चा वहां पे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 100 है, ठीक है। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ, ठीक है, सेकंड पॉलीमर जो है, ठीक है, सेकंड पॉलीमर जो है उसका कितना दिया गया है बच्चा, सेकंड पॉलीमर के केस के लिए कितना दिया गया है, दैट इज गिवन 200। अब ध्यान से बात देखना, पॉलीथीन चूंकि उसने दिया था बेटा, तो पॉलीथीन के केस में सभी जानते हैं कि पॉलीथीन जो होता है उसके केस में जो वहां पर आपका मोलर मास होगा, पॉलीथीन का जब भी मोलर मास आप निकालेंगे, मोलर मास मतलब 1 मोल अगर मॉलिक्यूल ने मिलकर बनाया हो पॉलीथीन सैंपल को, तो दैट विल भी कितना होना चाहिए बच्चा, आप समझ सकते हैं C2H4 उसका फॉर्मूला होता है, तो C2H4, ठीक, NC2H4, N यहाँ पर कितना होगा 1 मोल, तो यानी कि 24 और 4 28, 28 ग्राम पर मोल होगा बच्चा, तो 28 ग्राम पर मोल मोलर मास होगा। बताना चाहेंगे आपको कि जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पूछा क्या गया, यहाँ पूछा गया एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बच्चा पूछा गया इस क्वेश्चन में आपसे। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, अगर आपने ये ठीक अभी तक नहीं किया है सॉल्व इस तरीके से, तो देख लीजिएगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आखिर कैसे निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ पॉलीमर, मोलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मोनोमर डिवाइडेड बाय पॉलीमर, सॉरी, ठीक है, यहां पे आप लगाइएगा इसको इस तरीके से, ठीक है, मोलर मास ऑफ मोनोमर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ पॉलीमर, बेटा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो मोलर मास ऑफ मोनोमर आ रहा है, मोलर मास ऑफ, ठीक है, मोनोमर, ये आपका कहीं ना कहीं दिया हुआ था कितना, 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, चूंकि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब मोलर मास ऑफ पॉलीमर, सॉरी, ठीक है, उल्टा मैंने लिख दिया थोड़ा सा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब मोलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मोनोमर, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ठीक उसको डिफरेंट तरीके से लिख दिया था, ठीक। मोलर मास ऑफ मोनोमर कितना, पॉलीमर कितना हो जाएगा, जब आप देखिए कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास ऑफ पॉलीमर जो होगा बच्चा आपका वो कितना हो जाएगा, यहां से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दे रहा है कितना, 100 पहले केस में इंटू 28, तो 2800 हो गया फॉर फर्स्ट पॉलीमर आपका आ गया 2800। ध्यान से देखना, दूसरे केस में कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए 200 दिया हुआ है। फॉर केस 2 पॉलीमर, जो सेकंड पॉलीमर है उसके लिए जो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ सेकंड पॉलीमर जो होगा बेटा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 200 मल्टीप्लाई 28, यानी 5600 ग्राम पर मोल हो जाएगा। डन, ये चीज आ गया। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, अब यहां करेंगे यूज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, सिग्मा NI स्क्वायर डिवाइडेड बाई MI NI, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, नीचे भी सिग्मा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जैसे फर्स्ट पॉलीमर है उसका मोलर मास मल्टीप्लाई उसके लिए जो वहां पर, ठीक है, मोनोडिस्पर्स फ्रैक्शन का जो रेशियो में जो N1 दिया था वो, तो M1 ठीक, M1 का स्क्वायर N1 प्लस M2 का स्क्वायर N2 डैश 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 डैश, इसका मतलब क्या है, MN NN, ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आपको क्या करना होगा बच्चा, यहां लिखना होगा M1 N1 प्लस M2 N2 डैश 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 MN NN, इसका मतलब है, ठीक है। तो आपके सामने ये बहुत बात क्लियर है, आप जानते हैं कि जो M1 आया है वो कितना आया, 2800 आया है, तो 2800 का स्क्वायर कर देना, मल्टीप्लाई N1 2 था मेरे ख्याल से वहां पे, और M2 कितना आया था 5600, उसका स्क्वायर कर देना, मल्टीप्लाई N2 3 था, डिवाइडेड बाई M1 फिर जान रहे हैं आप 2800 है, गुणे N1 कितना है बेटा 2 जान रहे हैं,
प्लस देखेंगे 5600 गुणे 3। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा। 2800 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 है, प्लस 5600 का स्क्वायर इंटू 3 है, पूरा सॉल्व कर देंगे तो दैट विल कम टू बी ठीक 4900। ये आपको सॉल्व करने पे 4900 बेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल लगेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर 4900 ऑप्शन था इसका। ठीक है, तो इसका जो 4900 है यही ऑप्शन होगा। जैसे अगर हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी, क्योंकि हम कैलकुलेटर से ठीक इसको कर देते हैं ताकि समय की बर्बादी ना हो, बहुत जल्दी से इसको कर ले। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं इसको बड़े आराम से। 2800 मल्टीप्लाई विद 2800, ठीक है, जितना आ रहा है बेटा, ठीक है 784 4 टाइम 0, ठीक है, इसमें इसको अलग से लिख लेते हैं हम यहाँ पे 7840000, ठीक है। अब इसको जो है इसमें हम ऐड कितना करेंगे बच्चा, इसमें ऐड करेंगे 5600 मल्टीप्लाई 5600, ठीक है, जितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 3 से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है कितनी, 94080000। ऊपर वाले को हम जरा सा चेक कर लेते हैं, क्या हमने उसको मल्टीप्लाई 2 से किया था। 2800 मल्टीप्लाई 2800, ठीक, जितना आया उसको मल्टीप्लाई हमें 2 से भी करना है। तो ये वैल्यू आई है हमारी बेटा, कितनी आ रही है जरा ध्यान से देखेंगे। दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 15684 टाइम 0। डन, ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दिए 94080000, ठीक है। तो ये इट कम्स टू बी कितना, ये आ रहा है 109764 टाइम 0 आ रहा है। अब इसको डिवाइड कितने से करना है, समझ में आ रहा होगा, 5600 और 5600 गुणे 3, ठीक है, इसके सम से डिवाइड करना है। कर लेते हैं इसको हम लोग बहुत आराम से, ठीक है। 5600 प्लस फिर 5600 3 टाइम है ना, ठीक है, 5600 2 बार हो गया, ठीक है। अब 2 बार और उसमें हमको ऐड करना होगा, ठीक है, ऐड ही कर देते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लाई लंबा नहीं करते। प्लस 5600, अब ये बेटा देख रहे हो 22400 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 22400, 2 जीरो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत आराम से कि यहाँ पे 109610976000 टू बी डिवाइडेड बाई 224, ठीक, 4900 देखिए आंसर आ गया, 4900 इज द आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर जो था 4900 है, ठीक है। कैसे लगाया सवाल को एक बार फिर से समझ ले बच्चे, का नहीं ये वाला क्वेश्चन मान ली कहीं आ गया तो, जो यहाँ पे रेशियो दिया होता है, ठीक है, मोनो डिस्पर्स यूनिट का N1 N2 वो 2:3 है, ठीक है। ये आपको XY कुछ भी दे सकता है। अब डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन फर्स्ट पॉलीमर का 100 है, सेकंड पॉलीमर का 200 है। अब जो डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, ठीक, मोनोमर। तो जो मोलर मास ऑफ, ठीक, पॉलीमर है वो कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ मोनोमर मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा भाई। अब मोलर मास ऑफ मोनोमर तो आपको पता है कि मोनोमर का मोलर मास इतना, लेकिन मोनोमर की कितनी यूनिट जुड़ी हुई है, उसकी कितनी यूनिट है ये आपको क्लियर है। तो उसकी डिग्री कितनी है, 100 है, तो उसलिए 2800 मोलर मास ऑफ पॉलीमर फर्स्ट का आ गया। फर्स्ट पॉलीमर के लिए कितना आ गया, ठीक, 2800 ग्राम पर मोल। दूसरे का इसी तरीके से 5600 ग्राम पर मोल आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना था, इसके बाद हमने क्या करना था, जो फॉर्मूला होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा mi स्क्वायर ni डिवाइडेड बाई सिग्मा mi ni, ये लगाकर फॉर्मूला, ये हमारा 4900 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, बहुत इजी है ये, द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब ये है कि जो मोनोमर है वो हाइड्रोलाइज पहले होगा तो पॉलीमराइजेशन होगा। बहुत ध्यान से बना हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे टेरिलीन है, बेकेलाइट है, नाइलॉन 66 है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेरिलीन क्या होता है। टेरिलीन, ठीक, किसको बोलते हैं, ठीक है, ये टेरिलीन क्या है, ये डेक्रॉन या जो पॉलिएस्टर जिसको हम बोलते हैं ये वो है पॉलिएस्टर, टेरिलीन या डेक्रॉन, ठीक है ना। पॉलिएस्टर क्या होता है, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोलिसिस नहीं होता, कंडेंसेशन होता है उल्टा, ठीक है। जैसे कि एक तरीके की वो एस्टरिफिकेशन है देखा जाए तो।
और बेकेलाइट का फॉर्मेशन क्या है, बेकेलाइट के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड होता है और फिनॉल होता है आपस में, ये भी ठीक है क्या होते हैं, ठीक कंडेंसेशन, जैसे मतलब आपस में कंडेंसेशन करते हैं, मतलब कंडेंस होते हैं, मतलब जुड़ते हैं आपस में, तो वहां पर भी हाइड्रोलिसिस नहीं होना है। अच्छा, नायलॉन 6,6 के केस में क्या होता है, इस केस में भी आप जानते हैं कि हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडीपी एसिड आपस में, ठीक है, एमाइड बनाते हैं, पॉलीएमाइड बनाते हैं, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो नायलॉन 6 में होगा, क्योंकि नायलॉन 6 क्या होता है, ठीक है, नायलॉन 6 क्या होता है आपको बता दें, नायलॉन 6 बच्चा जो होता है, नायलॉन 6 जो है एक पॉलीमर है, कैप्रोलैक्टम जो है, कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर है, और जो कैप्रोलैक्टम होता है वास्तविकता में वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, कैप्रोलैक्टम ये है, यहाँ पे 5 CH2 की यूनिट आपस में जोड़ देना और लास्ट में यहाँ पे CO और ये NH ऐसे जोड़ देना, ये कैप्रोलैक्टम है। और वास्तविकता में कैप्रोलैक्टम जो होता है वो कैप्रोइक एसिड से बना हुआ होता है, देखा जाए तो जो कैप्रोइक एसिड होता है वो ये होता है, कैप्रोइक एसिड अगर देखेंगे तो CH2 का होल आप 5 कर दीजिए और इधर NH2 कर दीजिए, समझिएगा, और इधर में आपको COOH कर देना है, ऐसे इसको दिखा देते हैं सीधा करके, ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये अगर देखेंगे आप, ये कैप्रोइक एसिड है, ये क्या है, कैप्रोइक एसिड है, तो कैप्रोइक एसिड जो है अगर इसमें देखिए ये OH और ये H, ये अगर कहीं वाटर के रूप में निकल जाता है तो देखिए इसका मतलब ये बन गया। अब अगर ये आपका हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलाइज होकर वापस यही कैप्रोइक एसिड बनेगा, और कैप्रोइक एसिड की N यूनिट्स, अगर कैप्रोइक एसिड की N यूनिट्स इस तरीके से जुड़ जाएं, जरा ध्यान से देखिए, अगर कैप्रोइक एसिड की यहाँ पर 5 लिखना था, सॉरी, ठीक है, होल 5 NH2, अब इसके सामने फिर से एक बार वही चीज, एक बार फिर से वही चीज, दूसरी अब यूनिट आ गई, दूसरी मोनोमर यूनिट आ गई, ठीक है, अभी आपस में जुड़ी, तो यहाँ से देख रहे होंगे वाटर फिर निकलेगा, तो इस तरीके से ये यूनिट्स आपस में जुड़ती जाएंगी और ये नायलॉन 6 बन जाएगा। नायलॉन 6 इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन, देखिए 5 यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, 6, तो नायलॉन 6 जो है उसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस का इसमें नायलॉन 6 वाला एग्जांपल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर। अब जो नियोप्रीन है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि नियोप्रीन जो होता है ये वास्तविकता में जो सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, सिंथेटिक रबर का ही दूसरा नाम नियोप्रीन है। नियोप्रीन एक पॉलीमर का नाम है जिसको कि, ठीक है, आप क्या कहते हैं, ठीक, सिंथेटिक रबर, तो सिंथेटिक रबर जो होता है वो नियोप्रीन है, और ये इसका मोनोमर जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्रीन होता है, यानी 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन, इसका जो मोनोमर होता है नियोप्रीन का, ठीक है, चारों ऑप्शन में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे जिस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा मतलब पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो वास्तविकता में नियोप्रीन क्या होता है ये आपको दिखा देते हैं। वास्तविकता में जो नियोप्रीन होता है ये इसको कहते हैं पॉली, ठीक है, क्लोरोप्रीन, ठीक है, पॉलीक्लोरोप्रीन कह सकते हैं इसको, ठीक है, पॉलीक्लोरोप्रीन कह सकते हैं। क्लोरोप्रीन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, 4 कार्बन ले लिए, दूसरे कार्बन पे आप Cl लगा दीजिए और बाकी इसको जो है अभी ब्यूट 1,3 डाइईन की तरह बना दीजिए, 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन, तो ब्यूट 1,3 डाइईन का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए, डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए, CH2 कर दीजिए, इसको CH कर दीजिए और यहाँ पे CH2 कर दीजिए, तो अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 2 क्लोरो, नाम इसका हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये वास्तविकता में, ठीक, क्या है, क्लोरोप्रीन है, ये क्लोरोप्रीन जो है ये एक मोनोमर हो गया। अब जब इसकी N यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो ये N यूनिट आपस में जुड़ करके जो पॉलीमर बनाएंगे उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखना आपको कैसे करना है, ये CH2 का डबल बॉन्ड है उसको खोल दीजिए, एक बॉन्ड उधर भेज दीजिए जो कि पॉलीमराइजेशन करने के लिए जाएगा, यहाँ पे ये C के साथ में ऊपर Cl एज इट इज रहेगा, अब C के साथ ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा बेटा, जो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में आएगा, यहाँ पे CH आएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा इधर, ठीक, यहाँ पे CH2 होगा और ये होल एंड, ये आपका जो है ये आपका, ठीक, पॉली, ठीक है, क्लोरोप्रीन कह सकते हैं, या आप इसको नियोप्रीन कहिए, या ये सिंथेटिक रबर है, नियोप्रीन या सिंथेटिक रबर। तो ये देखेंगे तो इस तरीके का जो भी स्ट्रक्चर वहां आपको दिखाई दे रहा होगा वही आपका जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक, आपका नियोप्रीन हो जाएगा। तो अब आप इसमें देख ही रहे हैं कि इसमें आपको नियोप्रीन यहाँ पे CH के साथ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, C के साथ में यहाँ पे Cl है, तो 28 का ए हो जाएगा बच्चा ऑप्शन, ठीक है, बाकी किसी में ऐसा है ही नहीं, ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसको दोबारा लिख दूंगा अगले वाले पेज पे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, एक रिएक्शन है उसका मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है कि इन चार में कौन सा ऑप्शन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन अगर आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम अगले पेज पे इसको अभी फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या चीज का दिया गया है ध्यान से देखना। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें कि रिंग दिखाई गई बेंजीन रिंग, यहाँ सीएल लगा हुआ है, फिर यहाँ पर साइड चेन है, यहाँ पे सीएल है, ये इस तरीके से इस एरो पे बेटा लिखा गया है। पहले फर्स्ट पार्ट में लिखा गया KOH है अल्कोहलिक, फिर सेकंड पार्ट में लिखा गया फ्री रेडिकल पॉलीमेरिजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमेरिजेशन लिखा गया। पहले पार्ट में लिखा गया KOH है अल्कोहलिक, फिर फ्री रेडिकल पॉलीमेरिजेशन को दिखाया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखना है कि जब KOH अल्कोहलिक की रिएक्शन कराओगे, जब सुनो, जब KOH अल्कोहलिक की रिएक्शन कराते हो तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, ये इस तरीके से है, ये था, ठीक है, बात ध्यान समझेंगे, ये था, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा। अब वो यहाँ तो कराएगा नहीं, वो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो 2H है ये आपका CH3 है, तो ये H और ये Cl निकाल देगा। ये जैसे निकालेगा तो फिर ये आपका एक बन जाएगी, ठीक क्या, ठीक है, एक साइड चेन में एल्कीन जैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, मतलब ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ठीक Cl निकलेगा तो यहाँ पे CH, फिर आगे डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड CH3, ये ऐसा है। अब जब ये आ गया ना तो अब इसका बोल रहा है कि पॉलीमराइजेशन हुआ। इसका अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं बेटा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मतलब ठीक एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है, और नीचे जो है Cl लगा देते हैं, और जो इधर क्योंकि आमने सामने है तो नीचे लगा करके पैरा पोजीशन के ऊपर दिखा देते हैं C के साथ बॉन्ड H, ठीक, ये डबल बॉन्ड CH है बेटा, ठीक है, और ये CH3 है। तो एक काम करना, सिखा रहा हूं एक तरीका, जब भी कभी एडिशन पॉलीमराइजेशन करना है या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करना है तो जो एल्कीन होगी जैसे अनसैचुरेटेड, उसमें करते हैं क्या, इसको डबल बॉन्ड को आप खोल दीजिए, बस इस डबल बॉन्ड को यहां से खोलना है, डबल बॉन्ड खोल करके और दोनों साइड में एक एक बॉन्ड को ऐसे करके एक्सटेंड कर दीजिए, इसका होल एंड कर दीजिए, दिस विल बी द ठीक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा, रिंग के साथ में नीचे Cl, यहाँ पर देखेंगे तो CH है, CH3 है, तो ये आपको ठीक होल एंड ये वाला पॉलीमर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या ऐसा कोई है, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर इनमें से A, B और C, वो अगले पेज पे चला गया होगा, तो यहाँ पे देखते हैं नहीं है, एक यहाँ पे एक है, दूसरा है, फिर यहाँ पे तीसरा है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, CH3 तो देखिए हमको दिखाई दे रहा है, जो CH3 लगा हुआ था, ठीक है, अब वो CH3 है, फिर उसके बाद नीचे देखिए Cl है, यहाँ पे OH दिखाई दे रहा है, यहाँ पे Cl है, तो ये फर्स्ट वाला ही होना चाहिए क्या, जो ये सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इधर CH2 है बेटा, इधर ये होने का मतलब CH, ये इधर लिंकेज दिखा रहा है, ठीक, आगे ये इधर लिंकेज दिखा रहा है, यहाँ पे ये CH रहा होगा, CH है यहाँ पर, ठीक, भी CH है, और इस CH के साथ में CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, क्या ये है, क्या ये है, यही स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं आइए, ठीक है, तो बिल्कुल है, CH है, यहाँ पे CH है, CH3 है, देख रहे हैं ना, ठीक, इसको अगर हम वैसा दिखाएं, उस फॉर्म में बना के दिखाएं, वैसा दिखाएं बना के, तो क्या इसको ऐसा बना सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, जैसे CH है तो ये दिखाया, ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे C है, H है, और ये CH3 है, तो एक तो हम इसको इधर दिखा देते हैं ऐसे, और दूसरा इसका जो लिंकेज है इसको इधर दिखाते हैं, ठीक, और इधर में ये ऊपर CH3 हो गया, और फिर ये हमारा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक, तो ये यहाँ पे होल एंड हो गया, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली है ना, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली वहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे ये, ठीक, यही स्ट्रक्चर है ना, क्लियर है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो आया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। यस बेटा, देखिए अगला सवाल है फिर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 शायद आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, नहीं अगर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा इसको हम
और लाते हैं सेंटर में, आपके सामने ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, ताकि बाद वाले क्वेश्चन उधर वाले फिर कराएंगे तो उसको सामने लाएंगे। द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज, जो आपके सामने पॉलीमर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक पॉलीमर आप देख पा रहे हैं, इसका नेम क्या है? ठीक, ध्यान से देखिएगा पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसे बना है। यहाँ पे बना हुआ है बेटा CH3, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया CH3, फिर उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ में CH3 है, यहाँ पे देखेंगे ठीक एक लिंकेज दिखाया गया, और यहाँ पर एक CH2 दिखा के फिर आगे लिंकेज दिखाया गया, ऐसे होल है। तो ये है स्ट्रक्चर। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो मोनोमर बनाने का तरीका होता है वो कैसे बनाना है, आखिरकार समझ लीजिए ध्यान से बात। जो आपने यहाँ पे लिंकेज दोनों तरफ फैलाए होते हैं, जो होल एन के लिए ये जो ब्रैकेट के बाहर की तरफ जो बॉन्ड जा रहा होता है, इन्हीं बॉन्ड को ला करके उन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए जिन दो कार्बन से ये बॉन्ड जुड़े होते हैं। बस इसको ऐसा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको CH2 है, CH2 के साथ डबल बॉन्ड कर दीजिए इस C के साथ में। अब इस C के साथ में एक CH3 ये है और एक CH3 ये है, मिलके आपको मोनोमर। जैसे मोनोमर मिला तो इसको आप देखिए क्या कहेंगे, ये आपका, ठीक ध्यान से देखिए तो क्या है, ठीक नॉर्मल इसका नेम, जनरल नेम क्या होगा, जैसे आप एथिलीन बोलते हैं, प्रोपिलीन बोलते हैं, तो ये ब्यूटाइलीन है क्योंकि इसमें 4 कार्बन में ब्यूटाइलीन हो गया। ब्यूटाइलीन में ठीक क्या है, आइसो, आइसो यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आइसो है तो पॉली, ये ठीक जो नाम हो जाएगा इसका पॉली आइसो ब्यूटाइलीन हो जाएगा, ठीक है, पॉली आइसो ब्यूटाइलीन। ये जो C है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा आपका, ठीक है। डन, आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, Which one of the following polymer is not obtained by condensation polymerization? अब इसमें कंडेंसेशन से कौन नहीं बनता है? आपको पता है नायलॉन 6,6 कंडेंसेशन से ही बनता है, ये कंडेंसेशन से बनता है, ठीक है। बेकेलाइट में क्या होता है, या ब्यूना एन की पहले बात कर लेते हैं। ब्यूना एन के केस में क्या होता है, ब्यूना एन क्या होता है, ब्यूट 1,3 डाइईन, और ठीक यहाँ पे जो एक्रिलोनाइट्राइल है, इन दोनों का ठीक एडिशन से बनता है। तो ये कंडेंसेशन यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नायलॉन 6 के केस में कंडेंसेशन ही होता है, क्योंकि नायलॉन 6 जो है वो भी कैप्रोलैक्टम से बन रहा है ना, वहां पे कंडेंसेशन होगा कैप्रोइक एसिड से, ये कंडेंसेशन ही है। अच्छा, बेकेलाइट वाला केस भी कंडेंसेशन का ही केस है, ठीक है, ये भी केस कंडेंसेशन का है। तो कंडेंसेशन कौन नहीं है, ठीक, ब्यूना एन। अब ब्यूना एन कैसे बनता है ये दिखा देते हैं आपको। ब्यूना एन कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्यूना एन, कई बार पूछा जाता है। ब्यूना एन क्या है, ब्यूना एन क्या है, जरा ध्यान से देखना। ब्यूना एन में ब्यूट 1,3 डाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1,3 डाइईन है, ब्यूट 1,3 डाइईन, ये एक मोनोमर हो गया जो है, ठीक है, ब्यूट 1,3 डाइईन। दूसरा इसका जो है एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल है। अब एक्रिलोनाइट्राइल किसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN को बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड भी कह सकते हैं उसको। तो अब ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ये डबल बॉन्ड खोलेंगे, इधर भेज देंगे सिंगल बॉन्ड, ये ठीक CH आ गया, ये बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड लगा दीजिए। अब इसके साथ में आगे इसको हम येलो कलर से आगे वाले को दिखा देते हैं इसको। अब ये यहाँ पे CH2 बॉन्ड इसका भी खुल गया, ये CH ठीक जो देख रहे हैं ये, ठीक है। अब ये आगे कहाँ चला जाएगा, बॉन्ड आगे कर देगा और ये एक CN हो जाएगा। तो ये आपका जो है ब्यूना, ठीक, N जो है होता है जब बनता है तो ये N मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ब्यूना N रबर बनाते हैं। तो ब्यूना N जो है एक रबर होता है, जैसे ब्यूना S होता है वैसे ब्यूना N होता है। तो ये ठीक ब्यूना N जो है इस केस में आप देख रहे हैं एडिशन हो रहा है, कोई कंडेंसेशन नहीं हो रहा, कोई साइड प्रोडक्ट वगैरह वैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 31 में ब्यूना N इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में 32 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, ठीक है। बहुत क्विक जो है काम करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ये सभी हो जाए, आपको भी आइडिया लग जाए कि आखिरकार जेईई मेन में कैसा कैसा क्वेश्चन आ चुका है। तो द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड इज, ये इंपॉर्टेंट है, बोलूंगा ये वाला आप बॉक्स याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम देगा जरूर। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शंस हैं करेक्ट नीचे होंगे, सभी कुछ मैचिंग टाइप का है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि जैसे इसने कहा कि हाई डेंसिटी पॉलिथीन, इधर पेरोक्साइड कैटलिस्ट है, कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर प्रेशर है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट है, एसिड और बेस कैटलिस्ट है। देखते हैं आपको पता लग गया कि हाई डेंसिटी पॉलिथीन जिगलर नेटा कैटलिस्ट के द्वारा बनता है, ये आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि जिगलर नेटा कैटलिस्ट का यूज करके जो है, अच्छा जिगलर नेटा कैटलिस्ट का यूज करके, तो नहीं रेड चल रहा है, अच्छा जिगलर नेटा कैटलिस्ट का यूज करके ही जो है आपका बनता है क्या, हाई डेंसिटी पॉलिथीन।
तो एक तो बात ये होगी, ए का यानी कि थर्ड हो गया। दूसरा देखते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अभी हमने देखा था जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल था, एक्रिलोनाइट्राइल जो देखे थे वाइनिक साइराइड, वो जुड़ करके मोनोमर उसके पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या पैन बनाता है, PAN, पैन। अब जो पैन है ये वास्तविकता में क्या होता है, आर्टिफिशियल वूल होता है, ठीक है, यानी कि उसको ऑर्लोन भी कहते हैं, उसको ठीक आर्टिफिशियल वूल के तौर पर ये यूज होता है। उसके केस में पेरोक्साइड जो है वो काम करता है। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड कैटलिस्ट ही उसको एडिशन पॉलीमरेशन यानी फ्री रेडिकल एडिशन कराएगा, फ्री रेडिकल पॉलीमरेशन। तो ए का होना चाहिए थर्ड, बी का होना चाहिए फर्स्ट। नोवोलैक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो फिनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, उसका 2 डायमेंशनल ठीक एक पॉलीमर बनता है, पूरी लंबी चेन, और ये आप पेंट वगैरह में इसको यूज करते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, उस केस में एसिड या बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो एसिड या बेस की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेंगे। तो नोवोलैक एसिड और बेस कैटलिस्ट हो गया। ठीक, बचता है नायलॉन 6। आप जानते हो कि कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, नायलॉन 6 कंडेंसेशन होता है। तो अब मिला लीजिए यहाँ पे ए का थर्ड ये दो है। ठीक, बी का देख लेते हैं, फर्स्ट होना चाहिए, तो बी का फर्स्ट आपको सी में मिल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33? जेईई मेन के PYQs में से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है फिर भी कोई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? अब इसमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा होता है ये आपको बताना है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर तो आपको दिख ही गया होगा, सेलुलोज सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो और आप याद कर लीजिए। एक PHBB होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी को, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक, वेलरेट। ठीक है, तो या यूं कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलरेट भी सीधे सीधे बोल सकते हैं वो। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का पॉलीमर होता है। ठीक है, वो एक तरीके का क्या है, PHBB, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नायलॉन 26 होता है, नायलॉन 26, जिसमें कि नायलॉन 26 में देखेंगे तो 6 जो है वो अल्फा कैप्रोइक एसिड होता है, और साथ में उसके ग्लाइसिन लिया जाता है, ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड, ठीक, उनका जो है पॉलीमर होता है। ठीक है, नायलॉन 26। तो नायलॉन 26 याद रख लेना। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में और BHBB, ये दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। सेलुलोज दिख ही रहा है, स्टार्च होता है तो वो भी होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है बेटा? Which of the following polymer is synthesized using a free radical polymerization technique? ध्यान रखना, जितनी भी डबली बॉन्डेड सिस्टम होते हैं, मोनोमर जिसमें भी डबल बॉन्ड होता है और जो एडिशन पॉलीमरेशन करते हैं एल्कीन टाइप की जैसे, वो सभी में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही पॉलीमरेशन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब एल्कीन टाइप का में तो टेफ्लॉन दिख रहा है हमको। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन आप जानते हैं जो हम लोग नॉन स्टिक कुकवेयर घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है इस्तेमाल होने वाला, ठीक, एक पॉलीमर है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन कहते हैं उसको शॉर्ट में, टेफ्लॉन उसका नाम है। तो यू कहें तो 1122 टेट्राफ्लोरोएथीन हो गया टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है ये नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में इस्तेमाल होता है, इसमें फ्री रेडिकल पॉलीमरेशन टेक्निक यूज होती है। नायलॉन 66 आपका कंडेंसेशन है ही है। टेरिलीन या डेक्रॉन ये भी कंडेंसेशन है, पॉलिस्टर इसको बोलते हैं। मेलामाइन पॉलीमर आप जानते हैं क्या होता है? मेलामाइन पॉलीमर जो होता है ये आपका अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह इसमें यूज होता है, मतलब मेलामाइन वाले में। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार दिया गया है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इसमें से कौन बनाता है? अभी देखिए थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था। ठीक है, उसी तरीके की चीज को याद रखना, जब जब कभी भी, ठीक, COOH ये साथ साथ में आपको मिलेंगे तो ये ध्यान देना, ये आपको जरूर जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दे देगा। तो सी इसका ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सी। ठीक है, इसी तरीके देखा था मैंने बताया था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक, जो है पेंटेनोइक एसिड, उसको वैलेरिक एसिड भी कहते हैं, उसी तरीके की चीज है ये। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो दोनों जो है, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ठीक, बनाएंगे एक को पॉलीमर बनाएंगे, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे। देख रहे हैं OH है या COOH है, ये एक तरीके से एस्टर बनाएंगे आपस में, और ये कैसा होगा? बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है,
बायोडिग्रेडेबल होगा चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इबोनाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इबोनाइट पूछा जा सकता है कि इबोनाइट क्या होता है। तो इबोनाइट क्या होता है ये देखते हैं। इबोनाइट के बारे में पूछा गया है कि इबोनाइट क्या है। ठीक है, इबोनाइट के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इबोनाइट, ठीक, आपने सुना भी होगा, एस्बेस्टॉस सुना होगा, ऐसे आपने सुना होगा इबोनाइट। तो इबोनाइट जो होता है हाईली वल्केनाइज्ड रबर होती है बच्चे। रबर जो होता है, नेचुरल रबर जो होता है, नेचुरल रबर जो होता है वो सिस 1,4 आइसोप्रीन होता है। ठीक, तो सिस आइसोप्रीन पॉली आइसोप्रीन जो होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन जो होता है, उस केस में क्या होता है कि वो बहुत कम टेम्परेचर पर, मतलब बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में वो फ्रेगाइल होता है, टूट सा जाता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो फैलने सा लगता है। ठीक है, तो इस चीज को और भी उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है जो काम की नहीं होती, उनको सही बनाने के लिए, मतलब फेवरेबल बनाने के लिए हम उसमें सल्फर की ब्लेंडिंग करते हैं, 5% सल्फर मिक्स वगैरह करते हैं। तो 5% सल्फर जब मिक्स करेंगे तो फिर उस कंडीशन उसको बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, तो वो प्रॉपर हो जाता है, फिर ऑटोमोबाइल के टायर वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है वो। तो फिर वो हाईली वल्केनाइज रबर होता है। तो ये आप याद रखिएगा, एबोनाइट क्या है याद रखना आप कि इबोनाइट जो है, इबोनाइट एक हाईली वल्केनाइज रबर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस। जब पूरा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर देंगे नेचुरल रबर का, हाइड्रोजनेशन मतलब उसको हमने क्या किया, हाइड्रोजनेट कर दिया, हाइड्रोजन गैस का एडिशन करा दिया। ठीक है, तो वो क्या बन जाना चाहिए, तो ये आपको समझना होगा कि फिर वो पॉलीप्रोपिलीन बनेगी कि वल्केनाइज्ड रबर बन जाएगा कि पॉलीब्यूटाइलिन बन जाएगी कि एथिलीन प्रोपिलीन कोपॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो एथिलीन प्रोपिलीन कोपॉलीमर बनेगा, या पॉलीब्यूटाइलिन बनेगा, या पॉलीप्रोपिलीन बनेगा, या वल्केनाइज्ड रबर बनेगा। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर जो होता है, यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं नेचुरल रबर का क्या होता है। ठीक है, नेचुरल रबर किसको कहते हैं। देखिए, नेचुरल रबर जो होता है बेटा, नेचुरल रबर, ठीक, नेचुरल रबर हमारा जो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो आप देख रहे हैं 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइइन, इसका पॉलीमर होता है। तो ये जब आपस में n मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो नेचुरल रबर बनता है। तो जब इसको जो है नेचुरल रबर को आप देखोगे, ठीक है, इसको आप देखोगे तो ध्यान से देखना कि ये कैसे बनेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड का होल एंड। अब जब ये देख रहे हो तो इसको बोलते हैं, ठीक, पॉली सिस पॉली आइसोप्रीन। तो सिस पॉली, ठीक, आइसोप्रीन जो था वो नेचुरल रबर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस पॉली, ठीक, आइसोप्रीन। ये जो है इसको भी आइसोप्रीन बोलते हैं, इसको आइसोप्रीन भी बोला जाता है बेटा, आइसोप्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोप्रीन का ये पॉलीमर है, ये नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर जो आप जानते हैं, जो लेटेक्स जो होता है जिससे बनता है, तो ये सिस पॉली आइसोप्रीन, इसका बोल रहा है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो गया। तो कंप्लीटली हाइड्रोजनेट करने का मतलब कि जहां ये डबल बॉन्ड जो देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजनेट हो जाएगा। पूरी तरीके से हाइड्रोजनेट होने का मतलब, तो फिर क्या बनेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो बनेगी ये, ध्यान से देखना, ये बनेगी CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एक तो बन जाना चाहिए, और एक आपकी बन जानी चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। पूरी तरीके से हाइड्रोजनेट करा देंगे तो डबली बॉन्डेड सिस्टम जो है वो, डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं वो टूटेंगे अगर मान लेते हैं वो, ठीक है, तो फिर उसके बाद में, ठीक, वापस क्या हो जाएगा, वो वापस से अपने मोनोमर के फॉर्म में जाएंगे और फिर पॉलीमराइज अगर वगैरह करते हैं तो देखते हैं क्या दिखा रहा है वहां पे ऑप्शन में, क्या दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए वो सामने लिख रहा है कि एथिलीन और प्रोपिलीन कोपॉलीमर बन रहा है, एथिलीन प्रोपिलीन कोपॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक एथिलीन बनेगा, प्रोपिलीन बनेगी, उसका कोपॉलीमर बन जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाना चाहिए। ठीक है, एथिलीन प्रोपिलीन कोपॉलीमर, ये आंसर इसका हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, इसको रेड कर देते हैं, एथिलीन प्रोपिलीन कोपॉलीमर विल बी द, ठीक है, आंसर। ठीक है, वल्केनाइज्ड रबर सल्फर से होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स आर गिवन। देखिए अब देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है, सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स आर गिवन, व्हिच वन रिप्रेजेंट ब्यूना एस। तो ब्यूना एस क्या होता है ये सिखा देते हैं आपको पहले। ब्यूना एस क्या होता है, व्हाट इज ब्यूना एस। ब्यूना एस किसे कहते हैं,
तो ध्यान देना बेटा, ब्यूट 1,3 डाइइन, ब्यूट 1,3 डाइइन एंड ठीक जो स्टाइरीन है, ब्यूट 1,3 डाइइन और स्टाइरीन जो है आपकी, ठीक है, इसका पॉलीमर होता है ब्यूना एस। तो स्टाइरीन बेटा किसको कहते हैं? दिस इज स्टाइरीन, ध्यान देना ये स्टाइरीन है, स्टाइरीन इसको बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ स्टाइरीन है। और ब्यूट 1,3 डाइइन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अभी देखा था आपने, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1,3 डाइइन है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो इनके दोनों के जुड़ने से क्या बनने जा रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ ही गया होगा सब बच्चों को। ये आप इस तरीके से यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसको ऐसे खोल देना, ठीक है, CH2 होगा, ठीक है। और ये जो है ये आगे किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, वो आगे वाली जो यूनिट ब्यूट 1,3 डाइइन इसको येलो से बता रहे, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इसका आप होल एन कर देना, तो ये आपका ब्यूना एस बन जाएगा। बस आपको ये काम करना है, बेंजीन रिंग के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट कर लेना एक तरफ से, देखना 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ। तो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं पर, देख लीजिए। तो यहाँ से जहाँ बेंजीन रिंग दिखाएगा, मतलब जहाँ C6H5 दिखाएगा, तो C6H5 के साथ में, ठीक है, पहली बात तो C6H5 के साथ में ये C6H5 एक ही केस में दिख ही रहा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर यही हो गया ए, तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, दिख गया ना आपको, डन। तो ये इस तरीके से आपको उसको दिखा देना होगा। क्लियर है बच्चा, क्लियर है? इस तरीके से आप उसको दिखाते चले जाओगे। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH C6H5, वो CH2 के साथ में C6H5 जुड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो CH2 के साथ नहीं, ये CH के साथ। थोड़ा सा इसको एक बार फिर से हम रीचेक कर लेते हैं, हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक है CH2 है, ये CH है, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप ऐसे दिखाइए ऐसे दिखाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको CH2 को इस साइड कर देते हो, क्योंकि ये जुड़ेगी तो यूनिट इधर वाली जो यूनिट होगी जो इस साइड होगी, जरा ध्यान से देखिए, इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि जैसे ये हमने बनाया था, तो ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 था, तो ये CH2 अगर खोल करके, ये CH2 अगर खोल करके इसको ऐसा हम यहाँ पे दिखा दें, ये ऐसे, और फिर इसके बाद में आगे वही पूरा का पूरा ब्यूट 1,3 डाइइन दिखा दे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये दिखा के ऐसे दिखा दे, तो भी दिस इज आल्सो द, ठीक है, ब्यूना एस। ये भी ब्यूना एस है, ये भी ब्यूना एस का स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ये तो एक यूनिट है ना, इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है, आप सोचिए, तो ये जो CH2 है, ये आगे कहीं ना कहीं जो पिछली वाली यूनिट होगी उसके साथ जब जुड़ेगा, तो ये CH2 कहीं ना कहीं ये वाले, ठीक, मॉलिक्यूल के साथ, ये वाले CH2 के साथ जुड़ेगा, फिर CH डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से। ये आपको याद रखना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में क्वेश्चन नंबर 39। जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये। जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या है बच्चा? जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ध्यान देना, टाइटेनियम क्लोराइड, टाइटेनियम 4th क्लोराइड जो होता है, TI, टाइटेनियम जानते हैं आप, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, ठीक है। तो टाइटेनियम जो है उसका, ठीक, टाइटेनियम का क्लोराइड, और वो भी कौन सा, 4th क्लोराइड, टाइटेनियम 4th क्लोराइड, ठीक, और साथ में उसके साथ होना चाहिए ट्राईफेनिल एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ट्राईफेनिल एल्यूमिनियम, ठीक, एथिल एल्यूमिनियम, सॉरी, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम को देखेंगे तो होना तो ये ऐसा चाहिए था कि AlC6C2H5 का होल थ्राइस, लेकिन आप जानते हो ना, जैसे AlCl3 क्या करता है, डाइमर बनाता है, तो अगर इसका डाइमर बनाए तो Al2C2H5 का होल 6 हो गया प्लस TiCl4 हो गया, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर इसमें कौन सा है, जरा देखिए, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग इसको बोलते हैं जिसको हीट करने पे वो क्या करे, सिकुड़ जाए। जैसे आप जानते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर आपके घरों में जो स्विच बोर्ड यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये जो स्विच बोर्ड होते हैं इसको गर्म करने पे ये सिकुड़ जाते हैं, थर्मोसेटिंग होते हैं। बेकेलाइट इसका एक एग्जांपल, मेलामाइन इसका एग्जांपल है। तो बेकेलाइट, मेलामाइन जैसा कुछ इसमें दिख रहा है, यस। बाकी अगर आप देखेंगे नायलॉन 6 हो, ब्यूनायन हो, PVC हो, ये सब फैलते हैं, जो हीट करने में फैल जाए वो सभी थर्मोप्लास्टिक होगा, और ये थर्मोसेटिंग है बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, which one of the following compound is a constituent of polymer। यहाँ पे एक पॉलीमर दिया हुआ है आपको, ठीक है, NHCO NHCH2 का होल है, ध्यान से देखना इसको। इसमें आपको क्या करना है, इसका मोनोमर जब निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे, ठीक, डेफिनेटली जो है
ये NH जो आप देख रहे हो ये NH2 रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसको आप क्या कर दीजिए H2N कर दीजिए, बॉन्ड CO कर दीजिए, इसको भी NH2 कर दीजिए, तो देखिए यूरिया बन गया, यूरिया बन गया। और ये जो CH2 है जरा इसको ध्यान से देखिए, तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मेल्डिहाइड रहता है HCHO, तो ये HCHO होता है, तो HCHO एंड यूरिया, तो अब इसमें आपको HCHO ही मिल रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड ये कहीं ना कहीं मेलामाइन, ठीक है, जो है ठीक यूरिया, मेलामाइन यूरिया रेजिन बनाने में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज द पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड कौन सा, इसमें पॉलीएमाइड किसको बोलते हैं, एमाइड मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप आपस में ठीक बॉन्डिंग करते हो, तो प्रोटीन में भी अमीनो एसिड में देखा था आपने, ठीक है। तो ये नायलॉन जो होता है आपका पॉलीएमाइड होता है। रबर आप जानते हैं, वल्केनाइज्ड रबर भी जानते हैं, टेरिलीन भी जानते हैं। टेरिलीन एक तरीके का क्या है, पॉलीएस्टर है, ये पॉलीएस्टर है, ठीक, और नायलॉन क्या, पॉलीएमाइड है, ठीक है। देखते हैं बच्चे जो भी यहाँ पर क्लास में, शिवांश है, नैनांश है, जो भी बच्चे हैं, आपको अगर क्लास यूजफुल लग रही है तो जरूर इसको जो है शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, क्योंकि पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर है कि जिसका क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा जरूर, ठीक है, 100% आना है, इसको कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है। पॉलीमर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप जो है इसको कर लें। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे शेयर जरूर करते रहिए इसको, 100% जरूर शेयर करते रहिए, अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सकें। क्लास चलिए हटो। चलिए बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक। अब 42 के बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है 42 के बाद में, एक कॉलम जैसा कुछ बना हुआ है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फॉलोइंग, बस इसको हमको छोटा करना होगा क्या, यस अभी आ जाएगा। मैचिंग का क्वेश्चन है बेटा, मैच द फॉलोइंग दिया गया है, और मैच द फॉलोइंग में क्या दे रहा है ध्यान से देखना। कॉलम ए बना हुआ है, ठीक, स्ट्रक्चर बने हुए 4, और कॉलम बी में नाम लिख रहा है पॉलीमर का, यहाँ लिख रहा है थर्मोसेटिंग, यहाँ लिख रहा है थर्मोप्लास्टिक, यहाँ इलास्टोमर और यहाँ फाइबर। तो ध्यान देना ये 4 कैटेगरी होती है पॉलीमर की, एक इलास्टोमर होता है, एक फाइबर होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग होता है। तो थर्मोसेटिंग अभी आपको मैंने बताया था कि बेकेलाइट होता है, और बेकेलाइट किससे मिलकर बनता है ये आपको पता है कि थर्मोसेटिंग बेकेलाइट यानी फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें अगर आप देखिए कि अब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जैसा है कुछ, तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का कहीं पर ठीक हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेलामाइन जो होता है दूसरा, जो मेलामाइन रेजिन जिसको बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि मेलामाइन, ठीक, और फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामाइन का कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा, येलो से नहीं रेड से दिखा देते हैं, कुछ ऐसा। मेलामाइन के केस में कैसा करेंगे आप, कुछ ऐसा करिएगा ध्यान से, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, इन 3 जगहों पर NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 और ये NH2, ये 3 NH2 लगा दीजिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से, ये मेलामाइन। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके साथ में HCHO जब जुड़ेगा तो HCHO ऐसे आप दिखा दीजिए, HCHO है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो ठीक आपस में NH2 और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का जब रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली ये क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर वगैरह इसको देगा, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, ये माइनस ये प्लस होगा, और फिर यहाँ से जो H है ये, ठीक, यहाँ से H जो निकल करके वो ऊपर जा करके जुड़ जाएगा, इसका जो H होगा इसका HO लॉस होगा, और अल्टीमेटली ये यहाँ पर NH रह जाएगा, और यहाँ पे COH और बॉन्ड H, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है आपका थर्मोसेटिंग हो गया। तो सेकंड का A हो गया, इसमें कहीं पर सेकंड का A दिख रहा है, हमको दिखाई दे रहा है सीधे सीधे क्वेश्चन 43 के डी में दिख रहा है सेकंड का A। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि थर्मोसेटिंग हो गया।
और ये देख रहे हैं आप CH डबल बॉन्ड CH है, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड CH2। ध्यान से देखिए, ये थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया भी था कि इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है ब्यूना एस का। देखिए वहां पे जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो वाला ऊपर वाला वो क्या दिया गया, CH है, उसके बाद में यहाँ पर आगे CH2 ठीक, CH है डबल बॉन्ड, CH है बॉन्ड, CH2 है बॉन्ड, इस तरीके से वो क्या है, दरअसल वो ब्यूना एस है। तो ब्यूना एस होता है रबर, ठीक है। और रबर कहेंगे तो रबर क्या होता है, एक तरीके का इलास्टोमर है क्या, है ना। तो रबर क्या होता है, क्या इलास्टोमर है ना। तो मेरे ख्याल से वो इलास्टोमर होना चाहिए, ठीक। अब सी देखिए क्या था इसमें जो हमने देखा था, तो फर्स्ट का सी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट का सी है। उसका थर्ड जो दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड वास्तविकता में एथिलीन ग्लाइकॉल और टरफेलिक एसिड का पॉलीमर है। एथिलीन ग्लाइकोल और टरफेलिक एसिड, देखिए एथिलीन ग्लाइकोल तो इसी को कहते हैं बेटा, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH बॉन्ड CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह। टरफेलिक एसिड किसको बोलते हैं, टरफेलिक एसिड आपका ये होता है इस तरीके से COOH पैरा पोजीशन पे अगर होता है इसको टरफेलिक एसिड कहते हैं। आमने सामने बना सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऐसे इसको ऐसा बना दिया। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये OH है, ठीक, ये H और ये OH निकाल दीजिएगा, तो इस तरीके से एस्टर बनती चली जाएगी ये। इसका भी यहाँ से क्या करेंगे, H निकाल देंगे और इसका OH निकाल देंगे। तो ध्यान से देखिए ऐसा बना सकते हैं, O CH2 फिर O फिर बॉन्ड CO, फिर इस तरीके से ये यहाँ पे रिंग दिखा करके यहाँ पे C डबल बॉन्ड लगा के होल एंड कर देंगे अगर, तो दिस विल बी पॉलीएस्टर, है ना, ठीक है। ये पॉलीएस्टर है और ये एक फाइबर होता है धागा, पॉलिएस्टर एक धागा है, यहाँ पे दिख गया पॉलीएस्टर है, इसका मतलब ये पॉलीएस्टर है, ये इसका मतलब फाइबर है। तो तीसरे वाले का यह आ जाएगा आपका, ठीक है, थर्ड का आ जाएगा D, थर्ड का आ जाएगा D। तो देखिए थर्ड का यहाँ पे D दिख रहा है और फोर्थ का आपको B दिखाई दे रहा है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक। ये आप जो देख रहे हैं ये कौन सी प्लास्टिक है वास्तविकता में बच्चा, ये पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन जो होती है इसके टीवी वगैरह के जो कैबिनेट वगैरह होते हैं वो इसी के बनते हैं पॉलीस्टाइरीन के, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला जो हमारा सवाल आया हुआ है जेईई मेंस का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको आइए देखते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल मुझे लग रहा है और कहीं ना कहीं आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, जो बुलेट प्रूफ जो ग्लास होता है, ठीक, कार वगैरह में लगता है, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ जो ग्लास होता है वो दरअसल लैक्सन होता है, LEXAN, लैक्सन जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लैक्सन होता है जो कि जो शीट होती है, ठीक है, ग्लास की, उसके बीच में ये पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, लैक्सन। अगर आप लैक्सन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आगे फिर एक क्लास हम जो है, ठीक है, पॉलीमर की रखने वाले हैं, तो उसमें ये सारी चीजें डिटेल में अलग से बताएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है पॉलीमर का, मान लेते हैं आप PIQ देख रहे हैं, PIQ तो हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको आइडिया एक लग जाए आखिरकार इसका वेटेज क्या है, कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो PIQ से आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है पॉलीमर समझने में तो एक बार आप रीड कर लीजिए चैप्टर को, और नेक्स्ट डे में हम जो इसको शेड्यूल कर देते हैं, क्लास पॉलीमर की शेड्यूल कर देते हैं जिसमें पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं एक तरफ से सिंगल शॉट में, तो वो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल शॉट कर लेंगे, उससे आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे एक पॉलीमर दिया गया हैविंग मोनोमर यूनिट, एक पॉलीमर है उसकी मोनोमर यूनिट बतानी है। तो यहाँ पे मोनोमर यूनिट क्या बनी हुई है पहले हम साफ साफ लिख दें, ये मोनोमर यूनिट एक बनी हुई है, ये पहले ए में ऑप्शन में, फिर यहाँ पे ये बना हुआ है ऐसे करके, ये ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तीसरे केस में ये ऐसे है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और फिर इधर में यहाँ पर भी, ठीक है, ये ऐसे सिस्टम ऐसा बना हुआ कि डबली बॉन्डेड जैसा ये लिख रहा है, और लास्ट में ये डी में ये दिया गया है इस तरीके से। तो वास्तविकता में जो है, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना। तो आपको बताना है कि जो ये मोनोमर है, पॉलीमर है, CH2 सिंगल बॉन्ड की, ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है, आगे CH2 है, आगे C है, CH3 है, CH3 है, तो यहाँ बॉन्ड लगा के इसका होल है। तो अभी मैंने बताया था कि इसको करने का तरीका क्या है, जिन कार्बन के साथ में एक्सटेंड हुआ है उसके जो है बॉन्ड को अंदर कर दीजिए, मतलब ठीक वापस इधर कर दीजिए। तो अब इसको क्या करना है, इसको उठा करके यहाँ पे अगर जोड़ देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, CH2 है ये, ठीक है, इसको CH2 की जगह पे ये बॉन्ड खोल दीजिए, इधर अंदर ले डबल बॉन्ड कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखा इसको भी अंदर करके डबल बॉन्ड कर दीजिए। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, C के साथ में ये जो CH3 है, ये तो पॉलीमर है ऊपर वाला, ठीक। अब इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो सकती है, जरा सोचने वाली बात है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होंगी।
तो बात समझिएगा, ये कहीं ना कहीं दो मोनोमर यूनिट से मिलकर एक बना हुआ है। तो दो मोनोमर यूनिट से मिलकर के कहीं एक बना है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पे उठा करके एक तरफ से कुल मिलाकर के ये यहाँ से होल लेंथ तो दिखा रहा है, ये मैंने इसको इससे नहीं मुझे लिखना चाहिए था, मैंने केवल आपको ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब इसको आप क्या करो ना, यहाँ से CH2C CH3 CH2 CH3 है, ये ऐसा होल लेंथ कर दो। अब इसमें अगर आप उठा करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये CH2 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा C, उसके साथ एक CH3 और एक CH3। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, K1 है ना। तो ये दो है यूनिट असल में आपस में जुड़ी हुई, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है, अकेला नहीं है। अकेला होगा तो मसला फंस जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ठीक यहाँ पे आएगा तो 4 की बजाय 5 बॉन्ड थोड़ी हो जाएगा। तो दिस वाज द आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन ब्यूटा 1,3 डाइईन एज वन ऑफ द मोनोमर। अब ब्यूट 1,3 डाइईन इसमें से किसका मोनोमर एक होता है? तो अब तो पता मेलामाइन के अंदर तो आप देखे थे कि फॉर्मेल्डिहाइड था और साथ में क्या था, ठीक है, जो मेलामाइन देख रहे थे है ना, उसमें तो था नहीं, वो जो रिंग जैसा था नाइट्रोजन वाला, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग थी। एसबीआर ब्यूना एस रबर है। एसबीआर किसको बोलते हैं? ब्यूना एस रबर को बोलते हैं। तो ब्यूना एस में आपको मिल गया ब्यूना ब्यूट 1,3 डाइईन, एक तो ये हो गया। नायलॉन 6,6 किसका पॉलीमर होता है? आपको पता है कि ये हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, इन दो का पॉलीमर होता है। तो फिर ये जो है इसके अंदर तो कहीं है नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। परस्पेक्स भी जो है ठीक नहीं है, अब परलोन भी नहीं है, ग्लिप्टल भी नहीं है, ब्यूना एन दिख रहा है, ब्यूना एन होता है, ब्यूना एन में ब्यूट 1,3 डाइईन आ गया, तो दो हो गए यहाँ पे, इसका आंसर सेकंड एंड सेवेंथ। तो जो 2 दिख रहा है ये, अब ये कहीं ना कहीं जेईई एडवांस का भी इस तरीके का क्वेश्चन एक जो बनता है, ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब इंटीगर बेस्ड, वो अलग क्वेश्चन बन सकता है। अब ये देखिए, अभी आज जो पहला ही सवाल हमने लगवाया था आज आपको, ये वो वाला क्वेश्चन है 47। If N1, N2, N3 are the number of molecule with molecular masses M1, M2, M3 respectively, then mass average molecular mass is expressed। याद है ना, हमने कहा था कि जैसे मान लीजिए कोई एक पॉलीमर है, उसके जो ठीक है मोनोडिस्पर्स फ्रैक्शन थे, तो मोनोडिस्पर्स फ्रैक्शन पॉलीथीन में कहा गया था ना कि N1 और N2 का रेशियो 2:3 था, ठीक है। उसके फिर बताया गया था कि जो है ठीक अगर इनका जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 100 एंड 200 है तो उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला ABCD में से आप देख सकते हैं, सिग्मा MI बाई सिग्मा MI है, सिग्मा MI बाई सिग्मा NI है, सिग्मा MI का स्क्वायर बाई सिग्मा NI है, सिग्मा NI MI स्क्वायर बाई सिग्मा NI MI है। ये डी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में से एक सवाल है, इसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे और 49 दो। तो 48 देखिए, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमरेज, अभी मैंने बताया था नायलॉन 2,6 जो होता है, ठीक है, नायलॉन 2,6, ठीक, क्या होगा नायलॉन 2,6 क्या होगा, क्या ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? तो आंसर है यस, नायलॉन 2,6 इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 नहीं बोलते उसको नायलॉन 2,6 ही बोलते हैं बेटा, नायलॉन 2,6 बोलते हैं, ठीक है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 लिख दिया है, गलती है, लिखना नहीं चाहिए। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज 49 क्वेश्चन है, उसका मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, क्या है जरा ये ध्यान देना है, केवल क्वेश्चन अच्छा है, मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में दूसरे पेज पे लिख देता हूं इसको, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हुआ है ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको मैं यहाँ पे बना ही देता हूं। डबल बॉन्ड है, C है, फिर Cl है, फिर C, डबल बॉन्ड O है, ठीक, बॉन्ड Cl है, सामने यहाँ पे इसके लिखा गया बेटा H2N बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, NH2CO NH2 CO CH2 NH2 है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, ये टर्शरी अमीन एक है, फर्स्ट पार्ट में लिखा गया टर्शरी अमीन, ET3N है, ET3N का मतलब क्या है, ठीक है, ट्राई एथिल ठीक अमीन है, तो ट्राई एथिल अमीन है, फिर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराया गया, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बाद में कराया गया। तो पहले ठीक एक अमीन की प्रेजेंस में ठीक इनमें आपस में रिएक्शन हो रही है, तो इनमें जब आपस में रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, बड़ा सिंपल सा है, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, ये एक H और एक Cl जो है आपस में ऐसे निकाल दीजिएगा HCl बना के,
ठीक है, क्लियरली बहुत सिंपल सा बात है। फिर इसके बाद में आप समझ रहे होंगे कि ये ठीक डबल बॉन्ड सिस्टम है, सी बॉन्ड Cl है, बॉन्ड सी है, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक। और डेफिनेटली ये आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे NH आ जाएगा, ठीक, NH आ जाएगा। और फिर अगर आप देखोगे तो CH2, फिर उसके आप देखोगे तो C, ठीक, O। ये जिस रूप में दिया था उसी रूप में आपको बनाना है इसको, ठीक है। ये यहाँ पे NH था, फिर उसके बाद ये ऊपर हमको दिखाना था, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर देते हैं, इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। NH के बनाने के बाद में इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया ऐसे बेटा, CH2, फिर CO, फिर उसके बाद में यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो है जब स्ट्रक्चर बनेगा, इसके बाद जब ये पॉलीमराइजेशन होगा तो ये जो NH2 देख रहे हो किनारे, ये NH बचेगा। और यहाँ पे जो देख रहे हो डबल बॉन्ड सिस्टम देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं खुल जाएगा। तो जब ये डबल बॉन्ड खुलेगा तो डेफिनेटली क्या होने वाला होगा, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक H आ जाएगा, ठीक है, H आएगा, और उसके बाद में ये ठीक बॉन्ड आगे। तो इस तरीके से इन चारों में से स्ट्रक्चर्स वगैरह में से देख लेते हैं कौन सा इसको, ठीक है, सुटेबल सूट कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ये NH2, फिर यहाँ CH2 है, तो देखिए NH2 CH2, ये बिल्कुल किनारे पे देखिए NH2 के साथ CH2 हो नहीं सकता, ये तो ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसका मतलब पहले वाला नहीं करेगा। दूसरे वाले में देखते हैं NH2 है, फिर CO, हमको सीधे सीधे NH2 के साथ CO ये दिख रहा है, NH2 के साथ CO ये है, फिर CH2 है, फिर उसका देखिए NH है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए नीचे की तरफ ये डबल बॉन्ड नीचे आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड ये देखिए नीचे आ गया है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड नीचे आने का मतलब ये क्या, C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो है। और उसके बाद में देखिए ये चीज जो है ऊपर चली गई, ठीक है, ये चीज जो है ऊपर कहीं ना कहीं चली गई, इसी पे देखिए ये C है, इसके साथ में एक Cl जुड़ा हुआ, इधर बॉन्ड आगे एक्सटेंड कर रहा है। बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो CH2 है ही, आप समझ रहे हैं, यहाँ CH2 है ही है इसके साथ। अब जब ये एक्सटेंड करेगा तो ये यहाँ पे ये सिंगल हो जाएगा बॉन्ड, ये सिंगल जैसा हो जाएगा, ठीक, और ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे CH2 है, दिस इज CH2, फिर आगे बॉन्ड है, फिर ये C है, C के साथ Cl है, फिर इधर है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो दिस विल बी द आंसर, ये जो हमको दिखाई दे रहा है ऊपर ये था, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला जो है ऑप्शन हो जाएगा C, मेरे ख्याल से ऊपर नीचे थोड़ा सा नंबरिंग की वजह से। तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, क्या कर रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, सेलुलोज एसीटेट इज ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो सेलुलोज एसीटेट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, बेकेलाइट इज अ नेटवर्क पॉलीमर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज एन एडिशन पॉलीमर, नियोप्रीन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, नायलॉन 6 इज अ कोपॉलीमर। इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट है। अब ये आप बुक से जो है रिमेंबरिंग बेस पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिए इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक। उसी तरीके से आपको एक ऑप्शन आपको आना चाहिए कि हाँ कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ये टाइप ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे। अब मैचिंग टाइप का है, ये सेट बना के दिए गए कुछ ऐसा, ये देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, फोर्थ एंड फिफ्थ आर फॉल्स, इस तरीके का आप क्वेश्चन आपको करना होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया सामने, देखिए विच आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन क्लोरीन। अब ये सब जो है ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है। cellulose upon acetylation with excess acetic anhydride H2SO4 gives cellulose tristate whose structure is, ये सब भी आपका क्या है, कहीं ना कहीं ठीक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के ही क्वेश्चन बेटा देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 53 देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड इज क्लोरजैलिनॉल, नॉरएथिंड्रोन, ये देख रहे हैं सल्फापिरिडीन है, पेनिसिलिन है। ये कहीं ना कहीं अब आप जान रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, if a person is suffering from deficiency of noradrenaline what kind of drug can be suggested। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको हम नेक्स्ट डे में कराएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और बच्चों ये जो आपको मैं यहाँ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सब PYQs हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में आ चुके हैं जेईई मेन के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था क्लास आपका, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर है, आप सोचते हो कि लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में, अब तो बचा ही नहीं कुछ भी, आज तो 1 तारीख हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जो है किनारे पे हो, ठीक है, 6 तारीख से एग्जाम शुरू हो ही रहा है। तो बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं इनमें से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। तो और एक चीज बता दूं कि क्लास 12 की जो रेगुलर क्लासेस हैं ये अब जो है कल से एकदम शुरू हो जाएंगी। इसका एक टाइम रहेगा जो कि टाइम जो है आपको मैं अलग से जो है नोटिफिकेशन में दे दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 9th और 10th इनकी क्लासेस रेगुलर कल से अलग से चलने लगेंगी।
अपार्ट ऑफ जेई मेन और नीट जो चलती है हमारी क्लासेस, उसके अलावा ये 4 क्लासेस अलग से चलेंगी। एक क्लास 9th की क्लास चलेगी साइंस की, 10th की साइंस की भी क्लास चलेगी सीबीएसई की और एंड आईसीएसई की, ठीक है, दोनों के लिए चलेगी क्लास। अब उसके बाद अगर हम देखें तो फिर 11th के लिए आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस, 12th के लिए भी केमिस्ट्री की क्लासेस रेगुलरली चलेगी। तो कल से जो है आप एकदम जो है टाइमली अकॉर्डिंगली द नोटिफिकेशन और सब चेक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी करिएगा इंफॉर्मेशन की, हाँ किस तरीके से क्लासेस किस टाइम पे चलती है, ताकि जो है आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। और अब जो है मेरे ख्याल से अब बिल्कुल जो है टो पे जो है आ गया है, ठीक है, सारा का सारा मामला आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है और अच्छा स्कोर करना बेटा। तो बने रहिए एलिमेंट एडुटेक के साथ। हमारे साथ जो भी बच्चे थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में देखिए शिवांश हैं, लिटिल स्टार हैं, कैसी क्लास थी बेटा, और हर्षिता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन थे बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप करने की जो है कोशिश करिए, और ये डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत काम में आने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो है अब आगे मैं आपको बता दूं कि जो नीट है, नीट के लिए भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर और आपका जो चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11 का, ये तीनों चैप्टर जो है हम आपको सिंगल शॉट में पढ़ाने वाले हैं। तो जब जल्दी से जो है तैयार हो जाइए, आप खूब जो है तैयारी कर लीजिए पहले से, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जम के लगा लीजिए, फिर इन तीनों चैप्टर को हम करवा देते हैं अगले दिन में। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये वाला क्लास। पॉलीमर में काफी अच्छे क्वेश्चन थे, जेईई मेन के थे, ठीक है। अगर पसंद आया बेटा तो जरूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, ठीक है। बोरॉन के कंपाउंड्स बता देंगे हम, ठीक है। पी ब्लॉक की हर्षिता आराम से ठीक है तैयारी करो। पी ब्लॉक की 11th की पी ब्लॉक, ठीक, पूरा अलग से बोरॉन के कंपाउंड, डाइबोरेन, बोराजीन, ठीक है, ये सब पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। B2H6 क्या होता है, डाइबोरेन क्या है, बोराजीन क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको कहते हैं, ठीक है, बोरॉन कैसे कंपाउंड बनाता है, ये सब चीज डिटेल में पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। जितना सिलेबस है ना पूरा टोटल सिलेबस पढ़ाएंगे हम, यानी 11th का पूरा 12th का अभी नीट के लिए भी, और ठीक है जेई के लिए तो हम जो है ये पीवाईक्यू देखो करा ही रहे हैं ना, 25 क्वेश्चन लगभग टॉप क्वेश्चन जो है जो आए हुए हैं वो सब करवा देंगे लगभग, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए, ठीक है। यहाँ से ही हम लोग निकालेंगे 180 आउट ऑफ 180 एंड जो है जेई मेन में भी अच्छा स्कोर करेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से देखिए क्वेश्चन आता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। बच्चे ऑर्गेनिक के टेस्ट में फंस जाते हैं, ऑर्गेनिक पे वक्त बर्बाद करते हैं जेईई मेन के एग्जाम वगैरह में, तो वहां पे उससे ऑर्गेनिक को बाद में करिए। पहले मैं बोलूंगा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर का ढूंढ के क्वेश्चन कर लो अच्छे से, ठीक। इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ढूंढ के कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बनना है उसमें, कौन सा कठिन क्वेश्चन वो बना लेगा, रिमेम्बरिंग बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वहां से पीट दीजिए, फिर आप ढूंढ करके उसमें से क्वेश्चन किसका कर लीजिए जरा, ठीक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का अगर कोई आता है तो, केमिकल बॉन्डिंग का अगर आता है तो, ये ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है। आपको ना क्वेश्चन के हर एक सेट में ऑर्गेनिक पहले डाल देता है और वो ट्रिकी दे देता है, आप उसमें आपका ब्रेन जो है वो मगअप हो जाता है। तो आप ऑर्गेनिक मत पहले ट्राई करो, सबसे पहले आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, ठीक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जो रिमेम्बरिंग बेस्ड होते हैं इन चैप्टर के क्वेश्चन करो। अरे 25 ही ना करने हैं, 26 क्वेश्चन नहीं ना करने का इरादा कि 30 का 30 करना है, 25 क्वेश्चन करना है केमिस्ट्री में, जेईई मेन में 25 क्वेश्चन आप देखोगे अगर तो 30 पूरा चैप्टर है, 11 12 मिला के 30 चैप्टर है। तो 30 चैप्टर है, उसमें से केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, अभी अभी ताजा आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक। इसी तरीके से आप देखोगे डी ब्लॉक है, ब्लॉक हो गया, इनके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा ट्रिकी क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक को लास्ट में हाथ, सही बोलूंगा, और मान लो ऑर्गेनिक सीधा ही कोई टकरा गया तो उसको सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ो हटाओ उसको, ठीक है। तो कम से कम आप ऑर्गेनिक का अगर 4 क्वेश्चन आ रहे तो 21 क्वेश्चन पे तो आप एकदम स्टैंड कर रहे हो, और 21 क्वेश्चन अगर टाइमली हो गए तो आराम से आपका केस जो है ठीक सॉल्व हो जाएगा, 84 नंबर आप वहां से लेकर के निकलोगे, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक के ऊपर किसने कहा कि ऑर्गेनिक को ही करो, 30 क्वेश्चन में 4 ऑर्गेनिक आएगा, मान 26 क्वेश्चन दूसरे ऑर्गेनिक भी करो, ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ऑर्गेनिक मत करो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे नीट में बोलूंगा, नीट में भी जो बहुत कठिन क्वेश्चन है उसमें मत जाओ। नीट में मैं ये बोलूंगा जो 15 क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का, जो 35 तो कंपलसरी, उसको तो तुमको करना है, उसको तो मत देखो पहले, सबसे पहले उठा के 15 क्वेश्चन में से ढूंढ करके वो करो जो तुमको आते हैं 10 क्वेश्चन, सबसे पहले वो मार दो, ठीक। वो 10 क्वेश्चन वहां से ढूंढ करके कर दो, क्योंकि बाद में जब आप इधर से 35 करते आते हो ना
फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस कहीं हो जाता है, कहीं गुड हो जाता है, तो उस चक्कर में आप परेशान हो जाते हो। तो वो 15 में आप जल्दी जल्दी कोशिश करते हो, नहीं जल्दी जल्दी करो। तो सबसे पहले ये काम करिए, 15 में 10 वाला जो है वो पहले निकाल लीजिए, और 15 में जितना 10 वाला जो आपको आता है वो करिए। ये नहीं कि 10 सब इसमें ढूंढ के करने करना है, बाकी 35 आपको करना ही करना है। ये है कहानी पूरी, है ना। तो ये हो गया, तो ये आपको ये करना है। बाद में उसके बाद क्या करना है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी का आपने कर दिया पहले, फिर आप केमिस्ट्री को हाथ लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में फिजिक्स हो जाएगी नीट में। और ऐसे जेईई मेन के एग्जाम में मैं बोलूंगा कि केमिस्ट्री सबसे पहले अटेम्प्ट कर डालो। और केमिस्ट्री में भी ये सब रिमेंबरिंग बेस्ड जितने चैप्टर होते हैं, कोई मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है, या सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये सब ढूंढ के करिए ना पहले, ठीक है। और उसके बाद में 12th में है, 12th में जैसे अमाइंस वगैरह है, बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, एवरीडे लाइफ है, इनके क्वेश्चन करिए। बहुत ज्यादा आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक, और कहीं ना कहीं 11th की कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म इसमें फंस गए कहीं, तो आप उसमें फंसे रह जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को करना कहाँ से शुरू करना है, क्वेश्चन पेपर को कहाँ से अटेम्प्ट, ठीक, अच्छा करोगे, चिंता मत करो। इस बार का जेईई मेन का जो अप्रैल का आ रहा है अटेम्प्ट, इसमें अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और मतलब जो है बी कॉन्फिडेंट, आप बहुत अच्छा सब लोग करोगे, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा जनवरी अटेम्प्ट का भी कुछ लोग को झटका लग चुका है कि हाँ भाई क्या होता है, कैसे बैठना था एग्जाम में, सब आइडिया लग चुका है आपको, ठीक है। तो ड्रॉप लेने के बारे में बच्चे सोचना मत, अभी मत सोचना कि ड्रॉप लेंगे और अगले साल फिर तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो फिर अगले साल में छोड़ने वाली चीज अगले साल में छूट जाती है। अभी इसी को दबा के करिए, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो, कोई इसमें समस्या आएगी तो बताना, ठीक। आगे फिर हम अगली क्लास जो है आपको देते हैं, ठीक है। और हमारे पास भी जो है चाय आ चुकी है, ठीक है, चाय लेकर के लोग खड़े हुए हैं, तो हम भी चाय का आनंद लेते हैं और आप भी जो है पढ़ाई करिए। और अगली क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि ये बच्चा आपने देखा ही था, इसमें यहाँ देखिए मेरे पास जो ये है क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको जेईई मेन केमिस्ट्री के लिए पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 75 क्वेश्चन था। हम आपको केवल अभी पॉलीमर कराए हैं, एवरीडे लाइफ और ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कल हम लोग पीटेंगे, है ना। और इसका सिंगल शॉट तीनों चैप्टर का कर लेंगे, बढ़िया से हो जाएगा। तो बने रहिए हम लोग के साथ इसी तरीके से एलिमेंट एडुटेक के साथ में, ठीक है। और आपको बच्चा पहुंचाएंगे आपकी मंजिल तक, यानी कि सिलेक्शन कराएंगे। केमिस्ट्री में कुछ सोचना नहीं है, बोर्ड्स की खुशखबरी है, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए कल से शुरू हो जाएगी क्लास। और 10th वाले बच्चे भी सीबीएसई आईसीएससी के लिए बोल रहा हूं, आईसीएससी 10th आईसीएसई, ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स की क्लास, बायोलॉजी की क्लास, ये अलग से हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। 9th आईसीएसई, 9th सीबीएसई भी। और जो बच्चे साइंस के लिए पढ़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और नोटिफिकेशन आ जाएंगे जल्दी ही, और क्लासेस रेगुलर कल से चलने वाली हैं, क्योंकि स्कूल्स लगभग शुरू हो चुके हैं। तो आप जब भी आपको मौका मिले क्लास जरूर करिए बच्चा। और इस तरीके से ही जेईई मेन और नीट के लिए जो मटेरियल चल रहा है इसका भी फायदा उठाइए, खूब पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। हाँ, आइए।